मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं 7th क्लास और विषय आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विषय और उसका विषय इतिहास और उसका पार्ट 5 मतलब पार्ट 5 जो है आपका वो नहीं आएगा। जो पार्ट 6 है वो आपके इस बार सिलेबस में है, तो उसमें आप उस पार्ट को जो 6 नंबर पे उसको आपको मैं पार्ट 5 के रूप में पढ़ा रही हूँ, सल्तनत कालीन संस्कृति। तो ये क्या है कि जैसे जब हमारे देश में पहले बाहर से लोग आए, जब वो लोग आए तो उसकी वजह से जो हमारा शासन प्रबंध था, विज्ञान था, साहित्य था और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे बदलाव हुए। तो वो हमारे एक दूसरे से हम लोगों ने कुछ सीखा और हमारी संस्कृति में कुछ मतलब बदलाव हो गए। सबसे पहले हमारा सल्तनत कालीन प्रशासन मतलब जो हमारा 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला, लगभग 300 वर्ष तक चला। इस प्रकार भारत में सुल्तान जो थे वो कितने वर्षों तक उन्होंने राज्य किया? 300 वर्षों तक किया। और सल्तनत काल में सुल्तान का जो स्थान था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता जो थी उसी में निहित थी। राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन होता था उस समय? प्रशासन होता था। और सुल्तानी सेना का क्या होता था? सेनापति होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी सुल्तान का ही काम होता था। इस कार्य के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ जो था जितना भी अपील की जा सकती थी और उसका जो निर्णय लेता था वो कौन लेता था? जो अंतिम निर्णय होता था वो शासक के द्वारा होता था। केंद्रीय शासन, इसके बाद आपका आता है केंद्रीय शासन। तो केंद्रीय शासन में सुल्तान एक महत्वपूर्ण पद, जो सुल्तान का पद होता था वो महत्वपूर्ण होता था और सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा सेनापति होता था। युद्ध और संधि के संबंध में सभी निर्णय कौन लेता था? सुल्तान लेता था। और न्याय में भी उसी का निर्णय कैसा होता था? अंतिम निर्णय होता था। और सुल्तान अपनी मदद के लिए क्या करता था? मंत्री नियुक्त करता था और उन मंत्रियों को वो कभी भी हटा सकता था और रख सकता था। प्रांतीय शासन, इसके बाद आपका आता है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन क्या होता था? प्रांतीय शासन समस्त देश में अनेक प्रांतों में विभक्त था। जैसे हमारा अब देश है अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, ऐसे ही उस समय क्या था कि जो देश था वो अलग अलग प्रांतों में बटा होता था। पहले इनको क्या कहते थे? इक्ता, और बाद में इनको पहले इनको क्या कहा गया? इक्ता कहा गया। और प्रत्येक प्रांत का अधिकारी जो होता था वो इक्तेदार, गवर्नर होता था और उसे क्या कहते थे? इक्तेदार कहते थे। और बाद में उसको इक्तेदार कहते थे और उसे सुल्तान क्या करता था? उसे सुल्तान ही नियुक्त करता था। जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होते हैं वो अलग अलग मंत्री को नियुक्त करते हैं और उनका अलग अलग विभाग बांटा जाता है। इसी तरह से पहले सुल्तान और सुल्तान ही अपने मंत्रियों को रखते थे और हटाते थे। और जो इस सबका सुल्तान के प्रति जो उत्तरदायी होते थे, मतलब उत्तरदायी कोई भी काम जो उनको दिया जाता था तो अगर वो गलती होती थी उसका देखता कौन था? उसको सुल्तान देखता था। ये प्रांत में कानून व्यवस्था का ध्यान रखते थे और जितने भी आंतरिक मामले होते थे सब उनका विवादों का कौन करता था? आपराधिक मामले हो गए, ये सब का विवाद जो निपटाते थे वो न्यायाधीश करते थे और यह कर भी प्रदान करते थे और इनकी नियुक्ति किए जाते थे। और प्राय एक ही व्यक्ति को दोनों पद पर नियुक्त किया जाता था और वो प्रांत की देखभाल करते थे। इसके बाद आता हमारा स्थानीय जो क्षेत्र होते थे उन्हें सिक्क बोलते थे और सिक्क में जो जिले का अधिकारी होता था उसे प्रमुख सिकदार कहते थे और सिक्क के अधिकारी को सिकदार कहते थे। ये दोनों अधिकारी अपनी अपनी इकाइयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाते थे तथा राजस्व वसूली में सैन्य सहायता प्रदान करते थे। और प्रत्येक सिक्क में एक भू राजस्व अधिकारी होता था जिसे आमिल कहते थे। क्या कहते थे? आमिल कहते थे। ये सब हमारे किस में आते हैं? प्रांतीय। इसके बाद हमारा आता है स्थानीय। स्थानीय शासन क्या होता है? प्रत्येक सिक्क को परगनों में बांटा गया था। मतलब कि परगने मतलब जैसे कुछ गाँव का समूह मिला करके उसको हम क्या कहते हैं? परगना कहते हैं। मतलब अलग अलग गांव नहीं, जैसे गांव हैं उनका एक ग्रुप बना दिया गया कि ये गांव इसके अंदर आएंगे, ये क्या कहलाएगा? परगना कहलाएगा। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दस या चौधरी कहलाता था। भू राजस्व निर्माण वसूली के लिए जो राजस्व संबंधी जितने भी कागजात होते थे वो किसके पास होते थे? मतलब गांव के प्रशासन में जो जैसे मुकद्दस है उसके पास होते थे। और गांव में ये तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। जैसे चौकीदार है तो चौकीदार
मुकद्दस और ये सब जितने भी होते वंशागत, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, वो सब ये काम करते चलते थे। और चौकीदार का क्या काम था? चौकीदार का काम था गांव की सुरक्षा का कार्य करना, और इनसे वसूले भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था, और गांव का प्रशासन जो होता था ग्राम पंचायत के माध्यम से होता था। इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इनके अधिकतर उत्तराधिकारी जो होते थे वो कैसे होते थे? ये अयोग्य होते थे। और कुछ प्रांत तो सल्तनत राज्य बन गए, जैसे जौनपुर है, बंगाल है, मालवा है, गुजरात है, कश्मीर है और मेवाड़। और सल्तनत कालीन समाज, तो सल्तनत काल के शुरुआती दौर में, इसके बाद हमारा आता है सल्तनत कालीन समाज। तो सल्तनत काल के शुरुआती दौर में सामाजिक सांस्कृतिक विचारों, रिवाजों और विश्वासों में भिन्नता होने से समाज में संघर्ष और टकराव की स्थिति पैदा हो गई। तुर्कों के आगमन ने उत्तर भारत में पर्दा प्रथा की, पहले पर्दा प्रथा नहीं थी हमारे देश में, लेकिन जब तुर्क भारत में आए तो हमारे देश में क्या शुरू हो गया? पर्दा प्रथा शुरू हो गई, जिसकी वजह से मतलब समाज में ऊंचे तबके की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। औरतें पर्दे में रहने लगी और उनकी जो औरतों पे था वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया। मतलब जैसे पहले औरतें बाहर निकलती थी, युद्ध में भी भाग लेती थी, अपनी पढ़ाई भी करती थी, लेकिन जब तुर्क बाहर से आ गए, वो पर्दे के अंदर रहने लगी, तो स्त्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और घर में ही वो क्या हो गया? सिमट करके रह गई। और बाह्य आडंबर मतलब दिखावा और धन संपत्ति का प्रदर्शन समाज की विडंबना बन गई, लोग प्रदर्शन ज़्यादा करने लगे। इन सबसे समाज में क्या हो गया? इन सब में समाज में मतलब विरोध शुरू हो गया, तनाव शुरू हो गया, जिससे जीवन के नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा, मतलब नैतिक मूल्य ख़त्म हो गया। लोग जीवन में के यथार्थ से आंखें चुराने लगे, मतलब वो एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया और दिखावटीपन, बनावटी लोग ज़्यादा हो गए। और ऐसे वातावरण में क्या हुआ? जब ऐसा वातावरण हो गया तो उसमें नैतिक मूल्य तो थे नहीं, तो उसके लिए उस समय कुछ भक्ति और सूफी संत हमारे देश में आए, जो हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा। तो उस समय हमारे समाज में कुछ सूफी संत और भक्ति संतों का पदार्पण हुआ, जिन्होंने इन सबको ख़त्म करने के लिए मतलब एक समाज सुधारक का काम किया। तो तुर्क और अफ़गानी लोग अपने साथ क्या लाए थे? धार्मिक विचार और संस्कृति लाए। उनका भारतीय समाज व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनकी संस्कृति अलग थी, हमारी संस्कृति अलग थी। तो उसमें जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव, भाई आडंबर और के कारण भारतीय समाज के कुछ दोष आ गए। अतः जब वो समाज आ गए, समाज में दोष आ गए, तो उन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए और समाज को एक साथ सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों को जनता में परस्पर प्रेम और सद्भाव की भावना बढ़ाने का प्रयास किया। और इन्होंने धार्मिक कर्म कांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को मतलब बताया कि ईश्वर की भक्ति करने से ही हम लोग जो हैं, हमारी जो सामाजिक कुरीतियाँ वो क्या होंगी? दूर हो जाएंगी। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता ही क्या है को बल दिया। और संतों और समाज सुधारकों द्वारा बताया गया इस प्रकार का आंदोलन क्या कहलाया? भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्तों में बहुत सारे जो भक्त थे, संत थे, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास और तुकाराम, मीराबाई, रामानंद, वल्लभाचार्य और मीराबाई इत्यादि थे। तो लोगों ने क्या किया? इन्होंने क्या करा? लोगों को साधारण भाषा में अपने जो भजन लिखे और गाए, जिससे उनकी भक्ति के प्रति लोगों की जो थी आस्था थी वो बढ़ गई। कबीर कहते हैं उन्होंने एक जुलाहे के घर में जन्म लिया था और इनका पालन पोषण भी उसी परिवार में हुआ था। और कबीर ने निरंकार परमेश्वर की मतलब उन्होंने जो कबीर ने भगवान को माना, वो क्या माना था? निरंकार माना था। और कबीर की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे साखी है, सबद है, रमैनी है। मीराबाई जो थी वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और वो मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई ने जो उपासना की वो कृष्ण की उपासना की और बहुत सारे भजन सुनाए। मीराबाई के बारे में सभी जानते हैं। गुरु नानक पंजाब के तलवंडी राज्य में पैदा हुए थे, नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने क्या चलाया? सिख धर्म के बारे में बताया और इन्होंने जो भगवान के बारे में बताया एकेश्वरवाद, मतलब जो भगवान है वो एक ही है। और चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य आडंबर तथा कर्म कांड का विरोध किया और रविदास ने लोगों को शिक्षा दी कि भक्ति से ही मनुष्य क्या पा सकता है? मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है।
और रामानंद ने शुद्ध आचरण और भक्ति पर विशेष बल दिया। दादू तुकाराम संतों ने अपने विचार से भक्ति आंदोलन को प्रेरणा दी। तो हमें जो भक्ति संत थे, हमें उनसे पता चलता है, वो उन लोगों का कहना था, उन्होंने सब में भक्ति की, ईश्वर में भक्ति की भावना फैलाई। उन्होंने बताया कि जो ईश्वर है वो एक ही है, और लोगों में जो उन्होंने सुंदर सुंदर मतलब अपनी आवाज़ में, बोलियों में, सरल भाषा में बहुत सारे गीत और भजन सुनाए, और जिसमें उन्होंने ऊंच नीच, जाति पाति और सबके खिलाफ थे। और उनका मानना था कि मनुष्य की ईश्वर की आस्था है, और हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही ईश्वर को मानते हैं, और ईश्वर पाने का रास्ता एक ही है। ईश्वर पाने का रास्ता क्या है? ईश्वर पाने का रास्ता है भक्ति। और जैसे हमारे भक्ति संत, जैसे मैंने आपको बताया कबीर, मीराबाई और ये सब भक्ति संत थे, ऐसे ही हमारे कुछ सूफ़ी संत भी हुए हैं। जो सूफ़ी संत कुछ मुसलमान संत हुए हैं, जो इन संतों का भी एक ही कहना था। क्या कहना था? कि जो भगवान है वो एक ही है, और सब हम एक ही भगवान की पूजा करते हैं। इसमें जो प्रसिद्ध सूफ़ी संत हैं वो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है, और दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन औलिया, और पंजाब के बाबा फरीद। बहुत से ऐसे सूफ़ी संत हुए, लेकिन भक्त संत और सूफ़ी संत सबके विचार आपस में बहुत मिलते जुलते थे। सूफ़ियों ने भी हमें यही बात बताई, जोर दिया कि हमें क्या करना चाहिए? भक्ति और प्रेम से एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, और भगवान की पूजा करना चाहिए। अल्लाह एक है, अल्लाह सबको जीने का सही, अल्लाह को पाने का एक ही तरीका है। वो क्या है? हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद हमारा आता है साहित्य। साहित्य मतलब जो हमारी उस समय के मतलब लेखक थे, जिन्होंने हम मतलब किताबें लिखी हैं। जैसे सल्तनत काल में देश में बहुत से भागों में फ़ारसी साहित्य रही। जैसे आपके अलबरूनी हैं, फिरदौसी हैं, ये मोहम्मद गजनवी के समय में आए, ये प्रसिद्ध विद्वान और कवि हैं। और साहित्यकारों में दिल्ली में जैसे आपके अमीर खुसरो ने भारत के बारे में बताया कि भारत की क्या संस्कृति है। उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि भारत की क्या संस्कृति है। इस समय साहित्य के नाम पर, जो उस सल्तनत काल का समय था, उस समय साहित्य के नाम पर मतलब धार्मिक पुस्तकों की रचना हुई। और इस श्रेणी में जो आते हैं, एक तो आते हैं आपके बीसल देव रासो, और दूसरे आते हैं आपके खुमान रासो लेखनी है। और इन्होंने क्या लिखा था? अमीर खुसरो ने हिंदी में भी पद की रचना की है। भक्ति आंदोलन में जैसे कबीरदास, गोरखनाथ और पद्मावत में महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। स्थापत्य कला क्या, जो उस समय जो मतलब इमारतें बनाई जाती थी, तो जो ईरान और तुर्क से कारीगर आए थे, तो वो अपने साथ वहाँ की मतलब कला लेकर के आए थे इमारत बनाने की। तो उस सल्तनत काल के समय जो इमारत बनी थी, उनमें जो मेन था इमारतों में क्या था? मेहराब थी, गुंबद थी और मीनारें थी, जो उन इमारतों में देखी जा सकती। कुछ इमारतों में कुरान की आयातें भी लिखी हुई हैं। और जैसे वो अपनी शैली वहाँ के कारीगर लेकर आए, कुछ भारत के कारीगर थे। तो अब हमारी बहुत सारी मस्जिदें हैं और मंदिर हैं, उनमें हम उनकी मिलीजुली क्या कारीगरी दिखाई देती है। चित्रकला और संगीत। इसके बाद हमारा आता है चित्रकला और संगीत। तो चित्रकला क्या? चित्रकला आप जानते हैं, जैसे चित्रकारी करते हैं उसको बोलते हैं। तो सल्तनत काल में बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे, और कलाकारों को दरबार में आकर के अपनी कला का क्या करना होता था? प्रदर्शन करना होता था। और उनको कुछ भी चीज़ दिखा दी जाती थी, और उनसे क्या बनवाया जाता था? चित्र बनवाया जाता था। कुछ सूफी संत संगीत के विशेष रुचि रखते थे। उनका मानना या उनका विश्वास ये था कि अगर हम संगीत के द्वारा भगवान की भक्ति करेंगे, तो उससे हमारे जो विचार होंगे उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अस्त्र का विकास भी हुआ। उस समय बहुत सारे अस्त्र बनाए गए, जैसे कि उस समय की जो तलवारें थीं वो बनारस और सौराष्ट्र में बनाई जाती थी। उस समय जो तलवारें बनाई जाती वो बनारस और सौराष्ट्र की प्रसिद्ध थी। राजस्थान में, गुजरात में क्या बनाई जाती थी? निर्मित जो थे क्या थे? जनाधर, भूरे, धनुष, तीर की बड़ी मांग थी बनाए हुए, जो राजस्थान में बनते थे। तीर बनते थे, निर्मित है ना, धनुष बनते थे, उनकी मांग उस समय बहुत ज़्यादा थी। और सियालकोट तथा मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूक
सर्वोत्तम होती थी। इसके बाद हमारा आता है चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र। तो चिकित्सा आप जानते हैं, चिकित्सा किसे, जैसे मतलब डॉक्टर होते हैं उन्हें हम चिकित्सक बोलते हैं, और खगोल शास्त्र जो हमारे स्पेस के बारे में बताते हैं तो खगोल शास्त्री कहलाते हैं। तो सल्तनत काल के समय में आपके आयुर्विज्ञान और आपकी खगोल विद्या जैसे विषयों पे बहुत अनुसंधान किए गए। तो बर्नी ने उस समय अपनी तारीख़ फिरोज शाही में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक तालिका प्रस्तुत की। मतलब जो बर्नी जो लेखक थे उन्होंने उसके बारे में बताया कि हमारे इतने सारे खगोल शास्त्री और चिकित्सक थे, जैसे मौलाना अजीमुद्दीन, बदरुद्दीन और मौलाना सदुद्दीन मध्यकालीन युग के क्या थे, चिकित्सक थे। और मछेंद्र जो थे उस समय के प्रसिद्ध वैद्य थे, और जो जोग थे वो एक शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सक मतलब जैसे हमारी इस समय होती है प्लास्टिक सर्जरी, तो उस समय भी हमारी प्लास्टिक सर्जरी विकसित थी, और बहुत सारे उस समय जर्रा और शल्य चिकित्सक थे। उस समय के जो चिकित्सक थे वो इतने ज़्यादा सब चीज़ों को जानते थे कि वो कृत्रिम अंग बना करके, मतलब आर्टिफिशियल ऑर्गन बना कर भी लगा सकते थे, और पथरी को काट करके निकाल सकते थे, और मोतियाबिंद को समाप्त कर डालते थे। कृषि देश, इसके बाद हमारा आता है कृषि। तो उस समय हमारे कृषि में बहुत ज़्यादा मतलब योगदान तो हमेशा कृषि का ही रहा है। आजकल भी जो हमारे किसान हैं वो खेती करते हैं तो हमें खाना अनाज सब मिलता है। पहले भी कृषि का बहुत योगदान था, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत करने के बाद भी, जो किसान कड़ी मेहनत करते थे, उनकी कड़ी मेहनत करने के बाद भी क्या उनको उसका मतलब उतना फल नहीं मिलता था, क्योंकि युद्ध होते रहते थे और उन्हें उसकी वजह से कठिनाइयों का सामना करता था। कभी अकाल पड़ जाते थे जिसकी वजह से भूखमरी आ जाती थी। लेकिन जो उन पर कर था, शासन के द्वारा जो कर लगाया जाता था, जब वो वसूला जाता था, उसकी वजह से उस समय किसानों की दशा बहुत खराब थी। व्यापार व उद्योग में उस समय बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। जैसे कि ढाका से मतलब मलमल, ढाका का मलमल जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, और जो मुसलमान थे वो ढाका का मलमल, बहुत सारे शाही कारखाने भी थे। ईरान से जो लोग मतलब जो बाहर से आए थे उससे हमें चरखा पद्धति पता चली, और चरखा पद्धति जब यहाँ पर आई भारत में, तो चरखा पद्धति के द्वारा उस समय वस्त्रों मतलब अच्छे अच्छे वस्त्रों का भी निर्माण हुआ। यहाँ पे लोगों ने सीख लिया, तो उससे मतलब यहाँ पर ही कपड़े बुने जाने लगे, और मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार हो गए। जैसे सुल्तानों ने चांदी के टंके और तांबे के जीतल चलाए, मुद्राएं चलाई, और इनके द्वारा क्या हुआ, इसी के साथ हमारे व्यापार का विकास शुरू हो गया और शहरी जीवन भी विकसित हो गया। बंगाल का सुनार और ढाका का कच्चा रेशम और मलयम के लिए विख्यात थे। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण तकनीकी थी वो 13वीं से 14वीं शताब्दी, मैंने आपको बताया, मुसलमान लेकर के आए थे, चरखा लेकर के आए, और चरखे से कपड़े बुनने सीखे। कपड़े बुनने के द्वारा तो कपड़ों की और अच्छे तरीके से कपड़ा बुना जाने लगा, और पेड़ पौधों से खनिज स्रोतों की प्राप्ति होने लगी। रंगों का कराम करना पड़ा। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल और थल दोनों मार्गों से किया जाता था, और जब हमारा व्यापार हो रहा था तो उससे आयात और निर्यात भी होता था। जैसे कि भारतीय जो थे कपड़े उस समय कहाँ से निर्यात करते थे, चीन से निर्यात करते थे, और बहुत सारी चीज़ें, उच्च कोटि की चीज़ें पश्चिम एशिया से प्राप्त होती थी, जैसे कांच के बर्तन हैं, बहुमूल्य धातुएं हैं, और कच्चा रेशम है, चीनी मिट्टी के बर्तन सब आयात करता था। इसके बाद हमारा आता है यातायात आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो दिल्ली सल्तनत में सुदृढ़ होने से यातायात और संचार का विकास हुआ। उस समय जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, उनको किस चीज़ का उपकरणों का ज्ञान नहीं था, और लोग परिवहन के साधनों के रूप में क्या यूज़ करते थे उस समय, आपको भी पता है क्या करते थे, जानवरों का, चक्के वाली गाड़ियों का यूज़ किया जाता था, और परंपरागत बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, और बैल पर काठी के स्थान पर क्या करते थे, पर्दे रख कर के माल ढोया जाता था, और सवारी के लिए घोड़े, टट्टू, खच्चर और कभी कभी गधों और ऊँटों का भी प्रयोग किया जाता था। और नदियों में नाव और सागर के द्वारा, मतलब सागर में नाव और जलयानों मतलब कि पानी के जहाज के द्वारा उस समय व्यापार किया जाता था या यातायात किया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए।